बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ चारों मेहमान समीर चौगांवकर साहब, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अब बागी हो चुके तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव आज एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 ऐसे जयचंद हैं जिन्होंने मेरा करियर बर्बाद करने की साजिश रची, उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने की कोशिश की। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि मैं इन 5 के नाम बताऊंगा आपको। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, एक एआई जनरेटेड पिक्चर उन्होंने शेयर की जिसमें 2 लड़की 3 लड़के जो हैं दिखाई जा रहे हैं। और अब देखते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कभी आरजेडी में ही होते थे, कुछ उन्होंने हिंट दी है। ये कौन लोग हैं, इनके नाम तो वही बताएंगे कि किसने साजिश की, क्या परिवार से भी उनके रिश्ते हैं। सुनते हैं तेज प्रताप यादव को। पटना छोड़ के वो भागने वाला था, लेकिन डर से मेरे नहीं भाग पाया होगा। पटना छोड़ के जो भागने वाला है, जो जयचंद है, यही 5 परिवार था जो पटना छोड़ के भागने वाला था। इसका मैं नाम लूंगा, नाम के साथ और फोटो के साथ मैं बताऊंगा। यही 5 परिवार है जो पटना छोड़ के भागने वाला था। मैंने सबको आगाह किया था कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हर एक लोगों को, और खासकर ये 5 परिवार को तो हम पर्दाफाश करके रहेंगे। ये लोग कैरियर को मेरा दाग लगाने का काम किया है, मेरे पॉलिटिक्स को ये लोग रोकने का काम किया है। तो इन 5 जो घटिया मानसिकता के जो लोग हैं, पूरी बिहार की जनता भी देखेगी और पूरे देश की जनता देखेगी इनको। कैरियर और हमारे खुद का परिवार से, और जो पार्टी, जिस पार्टी में मैं था, राष्ट्रीय जनता दल में, उससे 5 परिवार लोगों ने, जो मैंने ट्वीट किया है, जो मैंने पोस्ट किया है और जो मैंने फेसबुक पे डाला है, ये 5 लोगों ने मिलके मेरी ज़िंदगी को पूरे तरीके से तहस नहस किया। जैसे मैंने जयचंदों का जिक्र किया था, जयचंद तो हैं ही जो मेरे कैरियर को खाने का काम किए, साथ साथ इसके अलावा 5 परिवार और है जो मेरे इस कैरियर को हंसी ठिठोली वाला, जो हमारा जो अंदाज़ था, हम जिस तरीके से अपने परिवार में रहते थे, खुद अपने माता पिता के साथ हंस करके, बोल करके और अपने परिवार के साथ रहते थे, तो उसको खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरे कैरियर के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा करके और षड्यंत्र रच के मेरे कैरियर को 5 परिवार के लोगों ने षड्यंत्र रचा है और इसको मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किया है, तहस नहस करने का काम किया है। कोर्ट भी जाऊंगा, अब मैं केस भी करूंगा। मैं कोर्ट भी जाऊंगा। दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप तो दिखते भी दया की तरह। अब सबको चिंता, अब उन्होंने कहा कि घोषणा करूंगा, तो मुझे लग रहा है निश्चित पटना में सबको चिंता हो रही है। लालू प्रसाद यादव भी चिंतित हो गए। तेजस्वी यादव के चुनाव के माहौल में, जब अब 100 दिन से भी कम समय चुनाव के लिए बेटा बचा है, ऐसे में उनका घर का बड़ा बेटा अगर इस तरीके से बगावती अख्तियार कर रहा है, आपने पार्टी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, अब वो चुनाव लड़ने की उसने घोषणा कर दी है। इन्होंने क्लियर किया कि ये मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली को अलग किया है इससे, इनके अलावा 5 हैं। लेकिन जो भी होगा, असर तो राजनीतिक रूप से आरजेडी पर इस बात का पड़ने वाला। कह रहे हैं कि अनुष्का यादव का एक परिवार का शायद वो जिक्र करेंगे, अनुष्का यादव जिनसे उनकी पहली शादी हुई थी, उस परिवार का वो जिक्र करेंगे। अब वो किन किन का जिक्र करते हैं, क्या सबूत सामने रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में कई परिवार की कई बातें बाहर निकालूंगा। अब क्या वो तेजस्वी को लेकर कुछ घोषणा कर सकते हैं आने वाले समय में, जैसे जैसे उनकी दूरियां परिवार से बढ़ती जाएगी, चुनाव प्रचार पास में। अभी उन्होंने ट्वीट किया था, कहा था जयचंदों से दूर रहो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तेजस्वी को मुझे लग रहा है कहेंगे, उसके बाद अब आरजेडी का उसके ऊपर क्या बयान आता है। तेजस्वी यादव ने चुप्पी सांधी हुई, क्या तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं, लालू यादव क्या मोर्चा संभालते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये परिवार की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है और आने वाले दिनों में तेजस्वी लालू के लिए ज्यादा कौन सा बड़ा बम फोड़ते हैं आज। तेज प्रताप के पास खोने के लिए कुछ नहीं, जो कुछ खोना पड़ेगा तेजस्वी और लालू प्रसाद को ही खोना पड़ेगा। देखिए सर, आज ये कोई क्या बड़ा खुलासा करते हैं। ये जो वोट चोरी की बात चल रही है, इससे जुड़ी भी एक अपडेट मैं आपको देता हूं। आरजेडी कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला था और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्हीं के ऊपर इनफैक्ट सीधा सीधा आरोप लगाया कि वोट चोरी करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। फिर एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला इनके परिवार को टारगेट करने का। ये बताया गया कि इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों प्रशासनिक सेवा में हैं, उनके पति दोनों वो भी प्रशासनिक सेवा में हैं। नोएडा की एक जो डीएम है, आईएएस अफसर हैं गौतम बुद्ध नगर की, वो उनकी बेटी है मेधा रूपम, उनको ट्रोल किया जाने लगा
इनके पति कहाँ के डीएम हैं बताया जाने लगा। दूसरी बेटी श्रीनगर में है, आईआरएस अफसर हैं, वो उनके पति आईएएस अफसर हैं, दोनों को एक ही जगह पर पोस्टिंग कैसे मिल गई, ये सारी बातें। तो ये कहा कि नहीं नहीं, ये तो पहले से ही सरकार के इतना नज़दीकी हैं, इसीलिए इनके बच्चों को, एक तो सारे बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में और उनको पोस्टिंग भी पति पत्नी को एक ही जगह मिल गई। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट ये आया, ये खबर मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो नोएडा की डीएम है उन्होंने ट्रोल से आजिज़ आकर के अपने सोशल मीडिया, अपना एक्स अकाउंट जो है उसको बंद कर दिया है। डीएम को अपना एक्स अकाउंट बंद करना पड़ा, इतना ट्रोल उनको किया गया है। बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं, मैं क्या कहूँ, ये इससे नीच हरकत कुछ नहीं हो सकती है। और ये कहकर एक तो वो लोग ये बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने अपने परिवार को कितने ज़बरदस्त संस्कार दिए, कितनी बढ़िया शिक्षा दीक्षा दी है कि उनकी दोनों बेटियां आईएएस और आईआरएस हैं, उनके दामाद आईएएस हैं। और ये लोग सामान्य बात भी नहीं जानते हैं कि अगर आप सेवा में हैं तो पति पत्नी को एक ही जगह या नियरेस्ट जगह पोस्टिंग मिलती है। वो तो दोनों डीएम हैं, क्योंकि मेधा रूपम भी डीएम है, मनीष भी डीएम है, नहीं तो एक ही जिले में मिल जाती। और ये सामान्य व्यवहारिक रूल है उसमें, ये रूल है, ये नियम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये शुरू हुआ था, कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े हुए जितने हैंडल हैं, जाहिर है ऐसे हैंडल कोई ये तो पता नहीं चलता, लेकिन लगातार जो लोग राहुल गांधी और जो लोग कांग्रेस का एजेंडा चलाते हैं उन्होंने ये काम किया। और उसमें 2-3 हैंडल हैं जो एकदम से, मतलब उनके नाम भी सही नहीं है, उनके फोटो भी सही नहीं है। ये लंबे समय से डिमांड होती कि भाई ये तो ठीक किया जाए, और वो बहुत अभद्र टिप्पणियां। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मेधा रूपम जी, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपके पिता ने आपको इतना शिक्षित करके आप डीएम हैं, आपको बिल्कुल ये खाता बंद नहीं करना चाहिए और ऐसे कुछ लोगों के ऊपर ठीक से कार्रवाई भी करानी चाहिए, जिससे कि इनको समझ में, क्योंकि आम आदमी भी ऐसे ट्रोल से बहुत पीड़ित होता है, तो ये भी करना चाहिए। देखिए, ये बहुत गलत ट्रेंड है कि किसी के परिवार को टारगेट करना। और ज्ञानेश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, उनसे आपको सहमति आपत्ति हो सकती है, उसका विरोध करने का एक शालीन तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये अब उनके बच्चे अगर पढ़ लिख करके डीएम आईएएस आईआरएस बने हैं तो उनकी मेहनत से बने हैं। और अच्छा, आईएएस होकर वो डीएम नहीं होगा तो क्या होगा? चपरासी थोड़ी होगा, डीएम होगा, कमिश्नर होगा, किसी और डिपार्टमेंट में होगा तो उसका तो पोस्टिंग वही होगा। और ये ट्रेंड अभी नहीं है। विवेक मिश्री जो विदेश सचिव थे, जब ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने वो घोषणा की, उसके बाद किस तरह उनके परिवार को ट्रोल किया गया कि उनको भी सोशल मीडिया से अपने को विड्रॉ करना पड़ा था। जस्टिस चंद्रचूड़ जब इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला दिया उन्होंने, उनको कितना ट्रोल किया गया। दोनों में एक फर्क है सर, विवेक मिश्री वाले में किसी ने किया और उसके बाद उसको भी, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, चाहे सबने मिलकर लानत भेजी। लेकिन जो ये है, ये कांग्रेस आईटी सेल के लोगों ने किया और इस अभियान की वजह से किया। दोनों का फर्क है। ये ठीक बात है कि विवेक मिश्री के भी परिवार को टारगेट किया गया था, किसी पर नहीं होना चाहिए, परिवार पर, किसी के परिवार पर उस पर टारगेट नहीं होना चाहिए इस तरह से। और इस तरह के ट्रोल्स पे बाकायदा सरकार को सॉफ्ट टारगेट क्यों चुनते हो? परिवार को चुन रहे हो, आपको उनके खिलाफ करने का मतलब है कि आपकी लड़ाई आप कमजोर। सर, अगली खबर बड़ी मजेदार खबर है। ये कर्नाटका में क्या सत्ता परिवर्तन होगा, ये तो चर्चा लगातार चलती रहती है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर सिद्धरामैया क्या कुर्सी छोड़ेंगे, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या। अब असेंबली में एक मजेदार वाकया हो गया। कर्नाटका की असेंबली के अंदर जो प्रार्थना होती है आरएसएस की, नमस्ते सदावत चले, वो करके सुना दी डीके शिव कुमार ने। तो लोग हैरान, अब जब ये वीडियो आया सबके फोन पर, अरे संघी प्रार्थना क्यों बोल रहे हैं डीके शिव कुमार। आप सुन लीजिए एक बार, क्योंकि वो कन्नड़ा में बोल रहे हैं, तो फिर मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा कि हुआ क्या था। सुनिए आप। ಮಂಗಲೆ ನಾನವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ RSS ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ। पहले तो समीर जी सर ये बताइए कि प्रार्थना तो ठीक गाई ना इन्होंने? प्रार्थना ठीक गाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने गाई है, इसका मतलब वो शाखा में गए होंगे, क्योंकि लग रहा है केवल जानकारी नहीं है। बिल्कुल, ये संघ गीत जो है लय में है, उसी लय में है। अब आप सुनिए बातचीत हुई क्या, ये हुआ क्या है सर सुनिए। डीके शिव कुमार और नेता प्रतिपक्ष आर अशोक, इनके बीच में वार्तालाप चल रहा था। तो डीके शिव कुमार ने, जो ट्रांसलेशन हमारे रिपोर्टर ने भेजा टी राघवन ने, वो मैं पढ़ रहा हूं। डीके शिव कुमार ने कहा मैं सारी करामात जानता हूं। तो आर अशोक बीजेपी की जो नेता है उन्होंने कहा आप असाध्य हैं।
तो डीके शिव कुमार कहते हैं आपकी छत्रछाया नहीं मिली तो क्या हुआ, जी परमेश्वर की तो मिली है। जी परमेश्वर सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, शायद मंत्री भी होंगे, एक पद गृहमंत्री है, होम मिनिस्टर, अध्यक्ष होम भी मिनिस्टर। रहे। तो उन्होंने कहा मुझे उनकी छत्रछाया मिली है। फिर आर अशोक ने मजेदार बात की, उन्होंने कहा कि आपने तो पहले कहा था आरएसएस की चड्डी पहनी है, तो शब्द आपने सुना होगा पीछे से आवाज में। तो डीके शिव कुमार ने उसके जवाब में ये किया, नमस्ते सदा वत्सलीय मातृभूमि। तो ये उन्होंने कहा लीजिए मैं ये गा देता हूं, ये सुन लीजिए, अब ये चर्चा बंद कर दीजिए। तो वो कोई संघ से प्रेम में नहीं ये गीत गा रहे थे, प्रार्थना गा रहे थे, चिढ़ाने के लिए, मजाक में जो है वो ये बात एक लाइटर वेन में उस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा ये संघ, ये शिक्षा शाखा में गए होंगे पक्का। मतलब जिस लय में वो गा रहे थे, वो यूट्यूब पे इसी लय में बजती है, कहीं भी सुनेगा तो इसी लय में गई है, बस शाखा में वो जरूरी जरूरी नहीं है नहीं कि कहीं भी शाखा में सुनोगे गए हो। उसी लय में वो गाई जाती है। सर मैं कह रहा हूं कोई कांग्रेस का नेता मजाक में भी ये कह पा रहा है, ये बड़ी बात है। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन समीर देखिए जी, उसमें क्या गलत है, संघ की प्रार्थना में आप देखिए, संघ की जो प्रार्थना है उसमें कहीं भी संघ का काम करने का जिक्र नहीं है, और संघ की प्रतिज्ञा मातृभूमि में की कहीं भी वंदना है। संघ का काम करने की प्रतिज्ञा नहीं है। ये तो मातृभूमि और राष्ट्र के लिए समर्पित प्रार्थना है, ये सबको गाना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा राहुल नहीं गांधी भी है। गाएं। बिल्कुल गाए, देश का हर 140 करोड़ लोगों को संघ की प्रार्थना गाना चाहिए। ये देश के लिए समर्पित है, ये मातृभूमि के लिए समर्पित है, ये राष्ट्र के लिए अपना जीवन देने के लिए समर्पित है। इस पूरी प्रार्थना में आपको कहीं फिर आप पर भी संघ का कहेंगे नहीं, कि फिर आप कहेंगे सबको शाखा भी जाना तो चाहिए। इसमें संघ का कहीं जिक्र नहीं है। अगर संघ का जिक्र होता तो समझ में आता। शाखा जाने में कोई बुराई नहीं। लीजिए इन्होंने कहा सब शाखा भी जाए। भाई शाखा जाने में, अच्छा शाखा में कौन सा ऐसा काम होता है? शाखा में आपको कहते हैं शरीर स्वस्थ रहे, शाखा में आपको भारत के नायक नायिकाओं की कहानियां सुनाते हैं, शाखा में बताते हैं कि परिवार की वैल्यू क्या है, शाखा में बताते हैं कि भारत का संस्कार मूल भावना क्या है। इसके अलावा क्या कहते हैं? मतलब सब जाएं कह रहे हैं सर। सब जाए जाना जो चाहें कह रहे हैं वो बताया उन्होंने, जो नहीं कह के कहते हैं वो नहीं बताया। मुद्दा वो नहीं है, लेयर्स क्या है उसका मुद्दा है। वैसे शाखा में, एक संघ में एक बात कही जाती है कि हिंदुस्तान में या दो ही तरह के लोग हैं, एक तो वो है जो संघ में है, दूसरे वो है जो संघ में आने वाले हैं। हाँ, और एक स्वयंसेवक होता है और दूसरा भावी भावी स्वयंसेवक होता है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा संघ से लेकर क्या होता है, जो वो कह रहे हैं वो तो सब जाहिर है, उसमें कोई इतनी बहुत आपत्तिजनक बात नहीं होती। जो वो नहीं कहते हैं संघ वाले वो और चलिए सिमर सर, करते हैं, ये फिर वो परेशानी वाली बात ये होती है। तो लंबी बहस हो जाएगी, हाँ, फिर किस दिन फिर करेंगे। फिर उस संघ पे बहस हो जाएगी। हाँ, अगली खबर ममता बनर्जी और बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री को भी बिहार के बाद जाना है। वहां कोलकाता में मेट्रो की नई लाइनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमान बंदर तक मेट्रो में वो यात्रा भी करेंगे। इसके अलावा हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर एक नए सबवे का उद्घाटन करेंगे। लेकिन खास बात इसमें यह है कि ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। उन्होंने इनकार कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मंच साझा करने से, और उनकी दलील यह है कि बीजेपी के राज्यों में, बीजेपी की जहां सरकारें हैं, बांग्ला भाषियों के साथ बांग्लादेशी बताकर गलत व्यवहार हो रहा है। इसकी वो ऑफिशियल कंप्लेंट भी कर चुकी हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर चुकी हैं प्रवासी बंगालियों के लिए, और एक उन्होंने स्कीम भी लॉन्च कर दी है कि जो भी व्यक्ति बंगाल वापस आना चाहता है उसको 5,000 रुपये महीना 1 साल तक बंगाल की सरकार देगी। लेकिन उन्होंने इस इशू को इतना बड़ा बना दिया कि अब वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मंच भी साझा नहीं करने जा रही हैं। ये भी आपको बता दें कि ये जो 3 मेट्रो लाइनें जो हैं, मैंने ये पढ़ा, उनके पार्टी के लोगों ने ये बताया कि इसका क्रेडिट भी एक्चुअली ममता बनर्जी को जाना चाहिए कि इसकी जो सारी डिज़ाइन थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सब, ये ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तब इस पर काम शुरू हुआ था। कितना लेट था आप सोचिए कब ममता बनर्जी अटल जी के जमाने में रेल मंत्री थी वो, तब से चल जब रहा अटल जी है। प्रधानमंत्री थे। 25 साल हो गए हाँ, कम से कम। और अब जाके पूरा हुआ है काम। तो ये भी बताता है कि हमारे देश में बड़े प्रोजेक्ट जो है उनकी गति कितनी तेज। लेकिन वो कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर के मंच पे नहीं जाऊंगी। नहीं, गलत है, जाना चाहिए। देखिए सरकारी कार्यक्रम है, हाँ अगर प्रधानमंत्री वहाँ राजनीतिक भाषण करने लगे तो उनको तब उसके उद्घाटन करा के वहाँ से चले आए, उसके जनसभा प्रधानमंत्री पर संबोधित करते रहेंगे। ऐसा कई बार जो गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। एक कार्यक्रम मैंने देखा था कि कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री थे, मुझे ध्यान नहीं इस समय आ रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ प्रधानमंत्री गए और मोदी जी थे, और उसके बाद उन्होंने उसका, शायद अशोक गहलोत थे, उस उद्घाटन किया, सरकारी कार्यक्रम में संबोधित किया, उसके बाद उनकी अलग रैली थी, वो अपने काम चले गए। प्राइम मिनिस्टर के भाषण से पहले चले गए, वो अपने चले गए, तरीका होता है कि चले सर, लेकिन उन्होंने इसको इशू बना दिया। अब ये मामला बड़ा बनेगा। पाकिस्तान की खबर आपको बताता हूं। पाकिस्तान में कुछ बड़ी हलचल हो रही है, कुछ नई समीकरण बन रहे हैं। वजह क्या है? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े फैसले में इमरान खान जो 2 साल से जेल में हैं, उनको, उनके ऊपर कुल 9 मामले बताए जा रहे हैं, 8 में उनको बेल मिल गई। ये सारे वो महत्वपूर्ण मामले थे जो मई 2023 में
जब इनको पकड़ा था, जब इनको अरेस्ट किया गया था, तो इनके समर्थकों ने सेना के ऊपर जो हमले किए थे, सेना हेडक्वार्टर पर हमला, लेफ्टिनेंट जनरल के घर में हमला, कोर कमांडर के घर में घुस जाना, स्मारकों पर लातें चलाना, इस किस्म की घटनाएं वहां हुई थी। सीधा प्रोटेस्ट सेना के खिलाफ था। पहली बार सेना पर हमला हुआ था जी पाकिस्तान हाँ, में। पहली बार ऐसा हुआ था पाकिस्तान के इतिहास में। तो वो बहुत संगीन मामले इनके ऊपर चल रहे थे। उन सारे केसेस में इनको बेल मिल गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये आसिम मुनीर की सहमति के बिना ये हो ही नहीं सकता कि इन मामलों में इनको बेल मिल जाती। अब एक मामला बचा है केवल, और वो करप्शन का मामला है जिसमें इनको सजा हो चुकी है। लेकिन क्योंकि वो अपील में जाएगा वो भी, तो उस मामले में इनको बेल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट केस थे उसमें बेल मिल गई। अब क्या आसिम मुनीर ने इनके साथ कोई डील की है? क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच में कोई खटास आ गई है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि सर ज्यादा बताएंगे, इमरान खान सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। अब ये बाहर आएंगे तो सरदर्दी तो बढ़ेगी शहबाज शरीफ की। शक नहीं है कि इमरान खान सबसे लोकप्रिय नेता है वहाँ पर, बल्कि वही लीडर है। मैं लोकप्रिय भी नहीं कहता, लीडर उनको वही। लीडर मानता हूँ। शहबाज शरीफ साहब तो है नहीं लीडर। तो सर ये कैसे, मतलब आप मानते हैं कि मुनीर की सहमति के बिना हो सकता था ये? संभव ही नहीं है, बिना मुनीर की सहमति के नहीं होगा। और ये हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं भी, शहबाज शरीफ की तो अब चला चली की बेला है। अब वो कितना समय लगता है कितना नहीं लगता, और उसका एक रास्ता ये है कि ही है वो, एडहॉक अरेंजमेंट ही है वो। लेकिन सर मुनीर की तो दुश्मनी है इमरान खान से, मुनीर क्यों बाहर निकलवाएगा? सर राजनीति में वही बात है, हिंदुस्तान की तरह जी पाकिस्तान में कि कोई स्थायी दोस्त नहीं है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। अभी शहबाज शरीफ साहब को करना, और उनको एक लेजिटिमेसी चाहिए। हमेशा ये बात होती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में या कहीं भी राजा को एक लेजिटिमेसी चाहिए होती है। तो लेजिटिमेसी में इमरान खान उनकी मदद कर सकते हैं, और यदि वो बाहर आ जाते हैं तो और ठीक होगा उनके लिए। डील तो हमें लगता है ट्रम्प साहब से देश हुई छोड़ने है। की डील हो गई है सर इमरान खान, देश छोड़ने की। अच्छा। इमरान खान की स्वास्थ्य की समस्या है, इमरान खान अपना इलाज कराना विदेश जाएंगे। इमरान खान की जो पार्टी वो कोई और चलाएगा। इमरान खान राजनीति से संन्यास लेंगे, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। लगभग उनके बीच में डील हो चुकी है। इस डील पर इमरान खान को छोड़ा जाएगा, वो स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए इमरान विदेश खान जाएंगे। तो जेल से मैसेज बाहर भिजवाते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन मैं अब देख लेना ना, उनको बेल पाकिस्तान होगी, नहीं वो छोड़ूंगा। स्वास्थ्य वो ट्रीटमेंट बाहर के लिए ही बाहर जाएंगे, बाहर ही जाएंगे। जाएंगे। पार्टी की कमान किसी और को दी जाएगी, और इमरान खान पाकिस्तान की सक्रिय राजनीति से लगभग बाहर हो जैसे जाएंगे। जनरल मुशर्रफ ने उनको भेजा गया था लेकिन बाहर चले मैं गए ये थे। बात भी, इमरान खान 2 साल से जेल में है। डील करनी होती पहले भी कर सकते थे। अब अभी तक उनकी तरफ से 25 साल की सजा हो चुकी है, उनको बाहर ही नहीं आएंगे। जिस करप्शन के मामले में 25 साल की सजा है, वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। और वो जानते हैं कि आसिम मुनीर किस ताकतवर है। बेल होगी को 10 मामलों में फिर से अरेस्ट कर देंगे। इमरान उनको। झुक गए, मतलब झुक गए। इमरान को समझ में आ गया कि अब जिस तरीके से आसिम मुनीर ताकतवर हो गए, अब उनके पास कोई चारा नहीं है मुनीर से कॉम्प्रोमाइज करने का, वरना मुनीर उनको बाहर नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में कोई भी बड़ा फैसला बिना अंकल सैम की मर्जी से नहीं होता। अमेरिका की मर्जी। बिल्कुल, ये मान के चलिए इसमें कहीं ना कहीं अंडरहैंड अमेरिका के डीप स्टेट का कोई ना कोई जरूर रोल होगा। इमरान खान की कुछ बात हुई कि वहां उस देश में बिना उसकी मर्जी के कोई फैसले नहीं होता है। नहीं तो जेल में मुनीर 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। त्रिपाठी जी बताइए, जेल में बंद इमरान खान भी सरदर्द है क्या मुनीर और शहबाज के लिए? नहीं देखिए, बड़ा सरदर्द है। और अभी भी कोई कुछ भी कहे, अब क्या डील हो गई है ये तो आगे समझ में आएगा। लेकिन इमरान खान का होना ही पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको आईएसआई कहते हैं, आर्मी कहते हैं, उनके लिए बड़ा सिरदर्द है। पहली बार पाकिस्तान में ये हुआ है कि पाकिस्तान की जनता अपने नेता के लिए सड़क पर आई है। पहली बार पाकिस्तान की जनता ये कहने लगी कब तक ये सेना वाले दुनिया भर की लूट, भ्रष्टाचार, जितने तरह के कुकर्म हैं ये करते रहते हैं, हम इनको क्यों झेलें? और वो बार बार रिएक्ट करता है। तो हो सकता है कि उसको कहीं न कहीं कुशन देने के लिए, उसको कम करने के लिए कोशिश हो रही है। लेकिन इमरान खान इतनी आसानी से मान जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। और उनके पीछे फोर्स बड़ी है, पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस उनके पीछे बहुत बड़ी है। अब ठीक है कि जब आप सीधे सीधे इस तरह की तानाशाही होते हुए दिखते हैं तो शायद वो बहुत नहीं। मुझे भी हैरानी होगी पर्सनली अगर कि ये डील कोई कर ले और बाहर चले जाए। अगस्त में जो होने वाला था, इमरान खान की पार्टी जो करने वाली 5 थी, अगस्त वो पूरा खत्म हो गया। कोई उनका विरोध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उन्हें समझ में आ ये गया तो कि जी अब बहुत साहब, कुछ ये तो होना थी नहीं है। साहब पाकिस्तान की बात। अब मैं आपको भारत, चीन, रूस, अमेरिका की एक बात बताता हूं। टाइम कम है इसलिए सारी खबरें जल्दी से आपको बता देता हूं, फिर उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रंप अब पहले तो टैरिफ को उन्होंने सैंक्शन कह दिया। अब तो वो ये कह रहे हैं, वो उनके आसपास के लोग, कि यूक्रेन के युद्ध के लिए जिम्मेदारी भारत है। उन्होंने लगभग ये कह दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता भारत होकर ही गुजरता है। रूस यूक्रेन के युद्ध में शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। ये उनके सबसे प्रमुख सलाहकार ने ये बयान दिया है, कैमरे पर मीडिया को ये बयान दिया है। और उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह ये है, और भी देखिएगा वो तार कैसे जोड़ते हैं कितनी शातिर तरीके से, कि ये रूस से तेल खरीदते हैं। रूस से तेल खरीदना भारत की मजबूरी नहीं है,
रूस हमें कोई इतना सस्ता तेल नहीं देता, ये अमेरिका कहता है। तो ये जानबूझ के रूस से तेल खरीदते हैं। रूस से तेल खरीदते हैं केवल अपनी जरूरत के लिए नहीं, उसको रिफाइन करके फिर बेचते हैं यूरोप को और बाकी दुनिया को, उससे पैसा कमाते हैं। ये सारा पैसा जो तेल का है उससे रूस हथियार खरीदता है, वो चलाता है वो यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन को बचाने के लिए हमें यानी अमेरिका को यूक्रेन को हथियार देने पड़ते हैं। तो नुकसान सीधा अमेरिका के टैक्स पेयर का हो रहा है भारत की वजह से। ये उन्होंने ऐसे कान पकड़ा कि हमारे तेल खरीदने की वजह से अमेरिका के लोग अमेरिका को हथियार देने पड़ते हैं यूक्रेन को। ये कहते हुए हो सकता है कि लगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन लग रहा है कि ट्रंप जाते जाते नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बना के जाएंगे। भारत कभी इस स्थिति में रहा है क्या कि दुनिया के किसी भी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में वो लीड ले पाए? उसकी भूमिका कभी ऐसी रही है क्या? यहां तक कि उसकी भूमिका तो ये भी नहीं रही थी। और अभी हाल के वर्षों में क्या हुआ, इमैनुअल मैक्रोन फोन कर रहे हैं, हमारी आपकी बात हो रही, G7 और ब्रिक्स, इसकी दोनों की प्रेसिडेंसी है, ये साथ साथ काम करेंगे। ट्रंप का क्या हाल हुआ होगा? इनके खुद के जो फॉर्मर एनएसए हैं, वो जॉन, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया ये एब्रेशन है ट्रंप, और भारत जैसा इतना विशाल देश, इतनी बड़ी इसकी एपेटाइट है, 3.5 साल जेल जाएगा। उन्होंने तो ये कहा कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति रहने के लायक नहीं है। और निक्की हेली क्या कर रही है? निक्की हेली कह रही है अभी हडसन इंस्टीट्यूट में उन्होंने भाषण दिया कि भैया तुम चीन पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, भारत जैसे देश समय चला गया। मैं खबर बता देता हूं, ये चमत्कार भी ट्रंप ने करवाया कि चीन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी, चीन के राजदूत ने भारत में, कि जो ट्रंप है ये बुली है अमेरिका, और भारत को किसी बुली के सामने नहीं झुकना चाहिए। चीन भारत के साथ खड़ा है मजबूती से, खामोश नहीं रहना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए, और हमारा बाजार खुला है भारत के लिए, हम आपके समर्थन में, हमारा बाजार आपके लिए खुला हुआ है, ये चीन कह रहा है। सोचिए जरा। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं बड़ा उत्सुक हूं जाने के लिए तियानजिन में एससीओ समिट में शी जिनपिंग से मिलने के लिए। खैर ये देखिए दुनिया में चमत्कार हो रहे हैं। सर इतना समय था, बहुत शुक्रिया।